हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज का अध्यापक श्री केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिए हैं क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप उन्हें ज़रूर देख लें और आप अपना काम करते रहें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मान लीजिए कि समस्त स्मॉल n बिलोंग्स करता है कैपिटल n को, यानी कि जो स्मॉल n है वो संख्याएं और कैपिटल n का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग्स करती हैं। और फंक्शन n इक्वल टू दे रखा है n+1/2 जब होगा जब n जो होगी वो विषम होगी, ठीक है। n/2 जब होगा यदि n सम होगी, यानी कि ये सभी विषम संख्याओं के लिए माना जाएगा और ये सभी सम संख्याओं के लिए, यानी कि ये फंक्शन दे रखे हैं आपको कि विषम संख्या जब आप लेंगे तो इसमें रख लेंगे आप, और सम संख्या लेंगे तो आप इसमें रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n/n, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या है। n का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। अच्छा जी है, बताइए कि क्या फलन एक एकी अच्छादी है। देखिए अब हमें ये एक एकी अच्छादी पूछा है कि क्या ये फलन एक एकी अच्छादी है। अब एक एकी अच्छादी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि एक एकी अच्छादी जब होता है जब कोई फंक्शन एक एकी भी हो और अच्छादक भी हो। जब कोई फंक्शन एक एकी भी हो अच्छादक भी हो, अगर दोनों कंडीशन में होता है तो एक एकी अच्छादी कहते हैं हम उसे। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। अब अगर ये है तो उस हमें कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको n/n एक फंक्शन इमेज बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए इमेज द्वारा कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। n/n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फंक्शन बना रहे हैं हम, ठीक है। इसमें भी प्राकृतिक संख्या आएंगी और इसमें भी प्राकृतिक संख्या आएंगी, ठीक है। इसमें हम 1 2 3 4 इस तरीके से संख्या रखेंगे हम, 5 ऐसे इसमें रखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आगे तक, ठीक है। अब हमें जो फंक्शन दे रखा है वो ये वाला और ये वाला है। अगर हम कोई संख्या विषम लेते हैं, विषम संख्या का मतलब है कि जैसे 1 3 5 7 तो आपको इसमें रखना पड़ेगा, और यदि कोई संख्या हम सम लेते हैं तो आपको इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई मैं चेक करता हूँ कि जैसे मैंने अब एक एकी लिए चेक कर रहा हूँ, एक एकी के लिए, किसके लिए, एक एकी के लिए। अब मैं सबसे पहले विषम संख्या ले रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि n विषम संख्या है तो n बराबर 1 रख रहा हूँ। इसमें कितना रख रहा हूँ, 1। तो जैसे मैंने 1 रखा, मैंने सबसे पहले n = 1 ले रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मैं इसमें 1 रख रहा हूँ तो 1 + 1/2 या थोड़ी चेक करने के लिए ले रहा हूँ, तो आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा जी, ये तो हो गया विषम संख्या के लिए। जब आप सम संख्या लेते हैं n = 2 लेते हैं, n = 2 रखते हैं तो आप इसमें रखेंगे क्योंकि ये सम संख्याओं के लिए n/2 यानी कि 2/2 यहाँ पे भी बना रहा है। क्या आप इसे एक एकी कह सकते हैं, नहीं कह सकते भाई। जब एक की भी इमेज 1 पे आए और 2 की भी इमेज 1 पे आए तो ये एक एकी कहाँ हुआ, एक एकी तो कहता है कि भाई जितने भी आपके प्रांत में एलिमेंट्स दे रखे हैं उनकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये है कि एक की भी 1 पे इमेज आ रही है और 2 की भी 1 पे इमेज आ रही है, तो एक एकी नहीं है। अब आप इसे सिंपल तरीके से कैसे लिखेंगे, आप इसे यहाँ पे उतार दीजिए एक एकी के लिए। तो जैसे आपने n = 1 लेते हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिए n = 1 क्या है आपकी विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं के लिए आप क्या फंक्शन रखोगे इसे, तो f(n) = n+1/2 पे लेंगे इसे। तो f(n) की जगह रख दो 1, f(1) = 1 + 1/2 यानी कि 2/2 इट मीन्स 1, ठीक है। 1 आ गया। अच्छा जी चलो n = 2 के लिए ले रहे हैं हम। 2 क्या है, एक सम संख्या, सम संख्या पे ले रहे हैं तो फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन आपको सम संख्याओं के लिए दे रखा है दूसरा वाला n/2, तो आप इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो f(2) = n की जगह 2 रखो तो 2/2 यहाँ से भी आपका क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं
कि प्रांत के दो अवयव हों, दो अवयव कि जो यहाँ से लिख दो फंक्शन एक है कि नहीं है, फंक्शन एक है कि नहीं है, एक है कि नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से कह देंगे क्योंकि प्रांत तो आपको पता होगा कौन सा होता है, पहला वाला प्रांत कहते हैं, क्योंकि प्रांत के दो अवयवों, एक कॉमा दो का सह प्रांत में केवल एक ही अवयव एक पर प्रतिबिंब है। ठीक है, यहाँ से आपने कह दिया कि भाई एक ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रांत में जो दो अवयव दे रखे हैं आपको एक और दो, उनका सह प्रांत में केवल एक ही अवयव एक पर प्रतिबिंब है, इसलिए एक ही नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ अच्छादक के लिए। अच्छादक कंडीशन चलो इसमें देख लेता हूँ। देखिए, अच्छादक कहती है कि सह प्रांत में जितने भी अवयव दे रखे हैं आपको, उन पर सब पे इमेज होनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो, सभी आपकी इमेज में आनी चाहिए। तो क्या आप कह सकते हैं कि अच्छादक है? देखिए, मैंने एक रखा, दो रखा, चलो इसकी इमेज मिल गई, क्या दो पे आ रही है? तीन रखोगे, तीन और एक चार, दो पे आ जाएगी। फिर तीन चार रखोगे, 4/2, चलो दो पे आ गई। 5 रखोगे, 3 पे आ जाएगी। 6 रखोगे, 6 के साथ 7 रखोगे, 4 पे आ जाएगी। और 9 रखोगे, 5 पे आ जाएगी। 11 रखोगे, 6 पे आ जाएगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई अच्छादक में तो सब पे इमेज मिल रही है। इसमें आप रख के देख लो ना विषम संख्याएँ। जैसे मैं आप विषम संख्या 1 रख रहा हूँ तो 1 पे आ गई, फिर 3 रख रहा हूँ 2 पे आ गई, फिर 5 रख रहा हूँ 3 पे आ गई, क्योंकि ये कट रहे हैं। फिर मैं 7 रख रहा हूँ, 8/4 यानी कि 4 पे आ गई। फिर मैं 9 रख रहा हूँ, 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग 5 पे आ गई। फिर मैं 11 रख रहा हूँ, 11 एक 12, 6 पे आ गई। यानी कि आप देख रहे हैं कि भाई मैं सभी संख्याओं को रखता जा रहा हूँ तो इमेजेस इसमें आती जा रही हैं। ठीक है, तो यानी कि ये अच्छादक मुझे दिख रहा है कि अच्छादक है। लेकिन अच्छादक है तो हम इसे कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इसे लिखेंगे अच्छादक के लिए? अब हम अच्छादक के लिए मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। अब हम अच्छादक के बारे में बात करते हैं। अच्छादक में आपको क्या चेक करना है कि भाई जितने भी सहप्रांत में अवयव हैं उन पर सब पे इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन क्या दे रखा है आपको? विषम के लिए ले लेता हूँ सबसे पहले। फंक्शन दे रखा है आपको विषम के लिए n+1/2। ठीक है, ये तो दे रखा है। तो आपको किस तरीके से लिखना है ये चीज़ जो है, आपको अच्छादक है तो कैसे दर्शाना है। ठीक है, अच्छादक नहीं होता तो आप एलिमेंट ले लेते, भाई ये एलिमेंट है, ये इनकी इमेजों की इमेज नहीं मिल रही है तो अच्छादक नहीं है। अब अच्छादक है तो आप कैसे लिखेंगे? मैं सबसे पहले विषम की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास अगर मैं यहाँ से चालू करूँ कि यदि n विषम है, अगर संख्याएं मेरी विषम है तो 2n-1 भी विषम होगा, भी विषम होगा। अब आप सोचेंगे कि सर भाई जब n विषम है तो 2n-1 विषम क्यों है? सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास n कोई संख्या जैसे 1, 3, 5, 7 जितनी भी आपकी संख्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दूँ कि जैसे विषम संख्याओं को मैं कैसे लिखता हूँ, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से लिखते हैं विषम संख्याओं को। अब ये 2n-1 भी विषम संख्या क्यों है? आप रख के देख लीजिए ना। 1 रखेंगे तो 2 में से गया तो 1 है। अब संख्या रखेंगे आप n, जैसी आप इसमें 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 में से जैसे आपके पास कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी संख्याएं। ठीक है, अब इन संख्याओं को आप रखेंगे तो ये आपको विषम संख्याएं मिलती चले जाएंगी। यानी कि विषम संख्याओं को निकालने का एक nth टर्म है ये।
विषम संख्याओं का क्या है, nth टर्म। अगर इसमें आप संख्या रखेंगे तो सभी संख्या क्या मिलेंगी आपको, विषम संख्या मिलेंगी। जैसे आपने 1 रखा तो 2 एकम 2 और 1 गया तो 1 बचा, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 1 गया तो 3 बचा, 3 रखेंगे तो 2 3 6, 1 गया तो 5 बचा। इस तरीके से आप जितनी संख्याएं इसमें रखते चले जाओगे तो आपको जो विषम संख्या है वो ये प्राप्त होती चले जाएंगी। यदि कोई संख्या n विषम है तो उसे हम विषम संख्याओं को इसके रूप का हम लिख सकते हैं 2n-1 भी, ठीक है। जब हम 2n-1 लिख सकते हैं तो भाई इसमें रखना पड़ेगा मुझे। अब n की जगह आप 2n-1 रखेंगे, अगर आपको n प्राप्त होता है, ठीक है, तो आप सही चल रहे हैं। चलो भाई n की जगह मैं क्या रखूँगा, 2n-1, तो f ऑफ, जैसे मैं करा रहा हूँ आपको सेम टू सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। जैसे ही आपने n की जगह 2n-1 रख किया तो n की जगह रखो 2n-1, तो 2n-1 और आगे क्या दे रखा है, +1 अपॉन 2, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, तो आपका यहाँ से क्या बचेगा, 2n अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, n। जैसे ही आप कोई भी विषम संख्या इसमें फंक्शन में रखेंगे तो आपको संख्या मिलेंगी, ठीक है, उस सहप्रांत में। जैसे आपने प्रांत का कोई अवयव इसमें मिल रखा तो आपको इमेज मिली सहप्रांत में, ठीक है। ये तो आपकी विषम संख्याओं की बात। अब मैं सम संख्याओं के लिए ले रहा हूँ, यदि n सम है, n कैसी है संख्या, n सम है, तो सम संख्याओं को हम किस तरीके से दर्शाते हैं, तो ये 2n भी सम होगा, ठीक है। अगर कोई भी सम संख्याओं को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो 2n लिख देना है। कैसे, n की जगह आप रखेंगे 1 तो 2 मिल रहा है, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखोगे तो 6 मिलेगा और 4 रखोगे तो 8 मिलेगा। इस तरीके से आपको क्या संख्या मिल रही है, सम संख्या मिल रही है, 2 4 6 8 10 12 सभी संख्याएं मुझे क्या मिलेंगी, सम संख्या मिलेंगी। जैसे मैं 1 2 3 4 इसमें रखूँगा तो मुझे सभी संख्याएँ सम संख्या मिलती जाएंगी, ठीक है। तो 2n भी होगा, 2m भी सम होगा। अब इसे मैं रखता हूँ, तो फॉर्मूला क्या है आपका, वो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम के लिए fn = n/2, ये सम के लिए दे रखा है आपको फंक्शन। तो आप इसमें 2n रखोगे तो n की जगह 2n रख रहे हैं, तो f2n = n की जगह 2n रखो, 2 से 2 क्या बचा, n बचा। यानी कि आप देखिए, आप सहप्रांत से जितनी भी संख्या आप लेते चलेंगे, भाई इसमें सब प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं आप, ठीक है, या इसमें भी प्राकृतिक संख्या है। जो हमें फंक्शन दे रखा है वो n दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। तो आच्छादक के लिए आप क्या चेक करते हैं कि जितने भी सहप्रांत में अवयव हैं उनकी सब पे इमेज होनी चाहिए। तो आप चलो विषम रख रहे हैं तो आपको संख्या मिल रही है, सम रख रहे हैं तो आपको संख्या मिल रही है, यानी कि आपको जितनी भी संख्या मिलेंगी वो इसकी संख्या मिलेंगी। और आप जानते हैं कि भाई सभी पे इमेज मिल रही है, तो मेरा क्या है, सहप्रांत है, मेरा क्या है, सॉरी आच्छादक है। अगर आपको सहप्रांत में सबकी इमेजेस मिल रही हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आच्छादक मिल रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो n चाहे विषम हो चाहे सम हो, तो हमें क्या मिल रहा है, तो मिल तो भाई n ही रहा है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं, थोड़ी सी लाइन लिख दीजिए, इस प्रकार हम देखते हैं, ऐसे लिख दीजिए, कह सकते हैं हम देखते हैं कि जितने भी हमारा n विषम हो चाहे सम हो, n सम हो चाहे विषम, हमें मिल तो संख्या ही रही है ना, ठीक है, मिल तो n ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सभी संख्या मिल रही है, इमेजेस मिल रहे हैं। हम चाहे विषम रखेंगे चाहे सम रखेंगे तो इमेज मिलेंगी, ये संख्या है आपको, तो सब पे इमेज मिल रही है आपको, ठीक है। चाहे विषम हो, तब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से तब हमें देखने को मिल रहा है कि जितने भी हम इसमें फंक्शन में रख रहे हैं तो हमें n ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, n, जितनी भी संख्या रख रहे हैं हम n ही मिल रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः फंक्शन आच्छादक है। तो आपका आच्छादक हो गया, ठीक है। तो अब एक ही नहीं है, आच्छादक है, तो आप इसे लिखेंगे कैसे,
आपको भाई क्वेश्चन में तो पूछ रहा था कि क्या फंक्शन एक है कि अच्छादी है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः फंक्शन एक है कि अच्छादी नहीं है, एक है कि अच्छादी नहीं है। क्यों नहीं है एक है कि अच्छादी? एक है कि नहीं है, अच्छादक तो है लेकिन एक है कि नहीं है। एक है कि अच्छादी जब होता जब एक है कि भी होता और अच्छादक भी होता। अब इसमें एक है कि नहीं है तो एक है कि अच्छादी नहीं है, तो लेकिन किंतु क्या चीज़ है? जब एक है कि नहीं है, अच्छादी है, तो हम किसे क्या कहेंगे? हम इसे बहु एक अच्छादी कहेंगे, बहु एक है कि अच्छादी कहेंगे इसे, क्योंकि जो हमारा अच्छादी एक है कि जो था वो बहु एक ही थे, हैं बहु एक ही तो था, एक है कि नहीं है लेकिन बहु एक ही अच्छादी है। ठीक है, जो भी हमने एक है कि चेक किया था वो हमारा एक है कि नहीं था, वो एक बहु एक ही अच्छादक बहु एक ही था, क्योंकि दो एलिमेंटों की इमेज जो है वो एक ही एलिमेंट पे मिल रही थी। ओके, अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर r-3 तथा b बराबर r-1। ये क्या चीज़ दे रखे हैं? a बराबर क्या है, b बराबर क्या है? देखिए r का मतलब होता है रियल नंबर, ठीक, क्या होता है? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं तो हैं लेकिन 3 को हटाकर। माइनस का 3 का मतलब क्या है? 3 को हटाकर। b में आपका वास्तविक संख्याएं तो सभी हैं रियल नंबर लेकिन 1 को हटाकर, यानी कि सभी वास्तविक संख्या आएंगी लेकिन 1 नहीं आएगा। फंक्शन क्या दे रखा है? f(x = x-2/x-3) द्वारा परिभाषित फलन f इज दैट a to b, यानी कि a to b तक है फंक्शन पर विचार कीजिए। क्या f एक है कि तथा अच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। देखिए एक है कि और अच्छादक के लिए ये पूछ रहा है कि जो आपको a से b तक फंक्शन दे रखा है क्या वो एक है कि तथा अच्छादक है? चलो भाई चेक करते हैं इसके लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इमेज द्वारा बना के देखता हूँ कि क्या इमेज द्वारा मेरा कुछ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो आपने जैसे इमेज बनाई इसमें, तो आप यहाँ ए से बी तक एक प्रांत और सह प्रांत में ले रहे हैं, को प्रांत को डोमेन और सह प्रांत को कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? इस वाले में तो आएगा आपका कि रियल नंबर तो रहेंगे सभी लेकिन 3 नहीं आएगा, 3 को छोड़कर सभी संख्याएं। रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि नंबर लाइन पर जितनी भी संख्या माइनस की, प्लस की, बटे की, अंडर रूट की, केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं रियल नंबर होती हैं। ठीक है, चलो भाई करते हैं। अब इसमें माइनस इन्फाइनाइट से लेकर मैं माइनस की रख लेता हूँ, -3, -2, -1 और 0, 1, 2, लेकिन मुझे 3 नहीं रखना क्योंकि उसने 3 की मना कर दी है। 4 डॉट 3 को छोड़कर सभी संख्याएं। ऐसे ही इसमें माइनस इन्फाइनाइट से, अब इसमें सहप्रांत में क्या आएगा? सहप्रांत में ये वाली कंडीशन आएगी कि आपको रियल नंबर तो लेने हैं लेकिन 1 को हटाकर, 1 नहीं लेना आपको है। तो डॉट -3, -2, -1, 0, 1 नहीं लेंगे, प्लस का 2, 3, 4 इस तरीके से बटे में ले सकते हैं, अंडर रूट में ले सकते हैं। ठीक है, अब अच्छादक कंडीशन के लिए आपको जो फंक्शन दे रखा है f(x = दे रखा है आपको कि x-2/x-3, x-3 ये आपको फंक्शन दे रखा है। आपको इसमें रखना है और चेक करना है कि एक है कि है या नहीं है। एक है कि के लिए सबकी इमेज मिलनी चाहिए, सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसमें से माइनस का रखता हूँ, कुछ भी कोई भी एलिमेंट रख रहा हूँ, जैसे -2 रखा तो -2, चलो रख के बता देता हूँ आपको। जैसे मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, इसमें -2 लेता हूँ तो f(-2) क्या मिलेगा? x की जगह पर रखोगे -2, -2 की जगह -2, -3 क्या हुआ? -2 और -2 माइनस के 4 हो गए, बटे -2, -3 माइनस के 5 हो गए। आपका मिला 4/5। क्या -2 की इमेज इसमें 4/5 नहीं होगी क्या? अरे बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही होगी। 4/5 क्यों नहीं होगी? ये 0 के आगे होता है 4/5, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, आप और कुछ रख सकते हैं, जैसे आपने प्लस का ले लिया, प्लस का 1 रख के देखता हूँ। तो प्लस का 1 रखा, x की जगह 1, -2/1 -3 आपको क्या मिला?
-1 अपॉन यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 2, इट मीन्स 1/2। क्या इसमें 1/2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 1 ही तो नहीं होगा भाई, 1/2 तो होगा यहाँ पे। इस तरीके से आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसमें अवयव रखता जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे मुझे इसमें इमेजेस मिलती जा रही हैं। और किन्हीं भी 2 एलिमेंटों की एक पे नहीं मिल रही, सब अलग अलग मिल रही हैं। तो इसे करना कैसे भाई? अब एककी के लिए आप चेक करोगे भाई, एककी के लिए लिखोगे कैसे? अब मैंने वही तरीका बताया था कि जब एककी होता है तो आपको x1 x2 मान के चलना है और fx1 = fx2 दिखाना है, इसमें रख दीजिए। तो चलो भाई ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो एककी के लिए हम मान लेते हैं कि भाई मैंने मान लिया कि माना कि x1 और x2 बिलोंग्स करते हैं मेरे रियल नंबर को। रियल नंबर को तो बिलोंग्स कर रहे हैं, लेकिन कैसे बिलोंग करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड कर। देखो अब सेट ए को बिलोंग करते हैं। चलो मैं रियल नंबर को ना दिखाकर इसमें सेट ए को दिखा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी पहला वाला सेट लेता हूँ तभी तो दूसरे वाले पे इमेज मिलेगी मुझे। और पहला वाला सेट क्या कहता है कि रियल नंबर में से केवल 3 नहीं आएगा, तो ए को बिलोंग करेगा x1 x2, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स मैंने ए से ले लिए। अब ए से ले लिए, अब इसे हम क्या इस फंक्शन के द्वारा दिखाएंगे एककी। तो फंक्शन आपको क्या दे रखा है? मुझे फंक्शन दे रखा है कि fx = x - 2 अपॉन x - 3, ठीक है। जो आपने x1 x2 लिया है इसमें रखोगे तो fx1, तो आप क्या करेंगे fx1 = fx2। यही तो आपको दिखाना है, fx1 = fx2 आना चाहिए। तो आप इसमें एक बार x1 रखोगे फिर एक बार x2 रखोगे। तो पहले x1 रख लेते हैं। x की जगह जैसे मैंने x1 रखा, x1 अपॉन -2 अपॉन x1 - 3, ठीक है, बराबर। फिर मुझे x2 रखना है x की जगह, x2 - 2 अपॉन x2 - 3, ठीक है। अब हम आगे करेंगे। अब आपको दिख रहा है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ से इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा। तो इससे इसमें गुणा करते हैं तो x - 2 का मुझे x1 - 2 का मल्टीप्लाई करना है x2 - 3 में, इक्वल इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है x1 - 3 का मल्टीप्लाई करना है x2 - 2 में, है। करो भाई, x1 का पहले x2 में करेंगे तो x1 x2 मिलेगा मुझे, x1 x2। फिर x1 का 3 में करूँगा तो 3x1 मिलेगा। फिर -2 का x2 में करूँगा तो -2x2 मिलेगा। -2 का -3 में करूँगा तो +6 मिलेगा मुझे, बराबर। फिर x1 का x2 में करूँगा तो x1 x2 मिलेगा। x1 का 2 में करूँगा तो -2x1 मिलेगा। और -3 का x2 में करूँगा तो -3x2 मिलेगा। और -3 का -6 में करूँगा तो +6 मिलेगा, बराबर में। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपका, है। और क्या कुछ कैंसिल हो सकता है इसमें से? x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ से बचा क्या आपका? यहाँ से बच रहा है -3x1 -2x2 इक्वल, यहाँ से क्या बच रहा है? यहाँ से बच रहा है हमारे पास -2x2 2x1 -3x2। अब x1 वालों को तो एक तरफ रख लेंगे, x2 वालों को एक तरफ ले लेंगे। तो x1 वालों इस -2x1 को उधर ला रहा हूँ, तो ये -3x1 -2x1 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, +2x1 हो जाएगा, बराबर। यहाँ से ये -3x2 है, जब -2x2 उधर लाओगे तो ये हो जाएगा +2x2, ठीक है। यहाँ से -3x1 में से x1 जाएगा, 2x1 जाएगा तो -x1 बचेगा, इक्वल। यहाँ से -x2 बचेगा, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? आ गया x1 = x2। और दिखाना क्या था एककी के लिए? यही तो दिखाना था कि x1 = x2 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है? एककी है, क्योंकि प्रत्येक की एलिमेंट की इमेज प्रत्येक एलिमेंट में मिल रही है, अतः f एककी है, ठीक है। और यदि एककी नहीं होता तो ये बराबर नहीं आते आपके। तो यहाँ से हमने एककी दिखा दिया। अब हम बात करेंगे अच्छादक के लिए। देखिए अच्छादक पहले इसमें चेक कर लेता हूँ कि क्या ये अच्छादक है। तो आप देख रहे हैं कि भाई रियल नंबर से रियल नंबर में इमेज दिखाई गई है, तो मुझे सहप्रांत के सभी अवयवों की इमेज होनी चाहिए जिस पे हैं। तो सहप्रांत के
सभी एलिमेंट्स की इमेज मिलनी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप जितने सारे इसमें एलिमेंट रखते जाओगे उतने अलग अलग माइनस के प्लस के सभी एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं इसमें देखने को। तो लेकिन ऐसे दिखाएंगे कैसे? अब मुझे तो भाई इन दोनों से पता चलेगा कि एक एक ही था, तो मैंने इस तरीके से दिखा दिया। अब मुझे पता चल रहा है कि भाई अच्छादक भी है, तो अच्छादक को कैसे दिखाऊंगा? अच्छादक के लिए मुझे ऐसी तरीका अपनाना पड़ेगा। अच्छादक दिखाएंगे वो। अब आपको अच्छादक दिखाना है। फंक्शन रखा है f = x-2 अपॉन x-3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे अच्छादक के लिए? भाई अच्छादक के लिए तो भाई हम y निकालना पड़ता है लास्ट में। क्या अगर हमारा y आ जाता है तो अच्छादक हो जाता है, यानी कि x की जगह वैल्यू रखेंगे और y वाला एलिमेंट मिल जाए तो हमारा अच्छादक हो जाता है, यानी कि सह प्रांत में सभी एलिमेंटों की इमेज होना। तो इसे हम क्या करेंगे? f(x) = दे रखा है, इसे मैं y = मान के चलूँगा कि भाई ये मुझे y इक्वल दे रखा है x-2 अपॉन x-3। वैसे इक्वेशन नंबर दे दूँगा फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकाल के इसमें रखने के बाद y निकालना है, ठीक है। तो y = x-2 अपॉन x-3 लिख दिया भाई। f(x) की जगह मैंने y मान लिया। मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तब आप क्या करेंगे भाई? y का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो y का करें तो यहाँ से हो जाएगा xy, और y का -3 में हुआ तो -3y इक्वल, ये आपका ऐसे ही उतरेगा x-2, ठीक है। x को आप xy की तरफ ले आएंगे तो xy इधर प्लस का है तो उधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का इक्वल 3y को मैं उधर ले जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3y -2। भाई जब 2 की तरफ गया तो भाई 3y माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है? x। तो आपने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ से? y -1 बच रहा है इक्वल, और यहाँ से आपका 3y -2 है, ठीक है। अब y -1 को आप इसके नीचे ले आएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। x की वैल्यू क्या मिली आपको? 3y -2 अपॉन y -1। इस तरीके से आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू को आप कहाँ रखना है? फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, जहाँ से आपको y निकालना है लास्ट में। पुट इन फर्स्ट तो आपने x की वैल्यू रखनी है y इसमें फर्स्ट में, तो f ऑफ x की जगह 3y -2 अपॉन y -1 यानी कि जहाँ भी आपको x दिखेगा वहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे। तो x-2 x की जगह रखेंगे 3y -2 अपॉन y -1, और आगे क्या दे रखा है? -2 बटे लगाएंगे। अब फिर x-3 में x की जगह ऐसे रखेंगे तो 3y -2 अपॉन y -1 -3, ठीक है। अच्छा जी, अब आप आगे सॉल्व करेंगे इसे बराबर। देखिए इसके नीचे 1 मान लूँगा तो y -1 एलसीएम आ जाएगा मेरा, तो y -1 यहाँ से एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ से ये वाली ऐसे आ जाएगा 3y -2 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2y, इस माइनस से ये माइनस प्लस 2 बटे, ऐसे ही आप यहाँ करोगे। इसके नीचे एक मान के y -1 एलसीएम आ जाएगा आपको, y -1 एलसीएम आ गया। 3y -2 ऐसे ही रहेगा, 3y -2। अब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3y और ये माइनस प्लस का 3, y -1 से y -1 कैंसिल हो जाएगा और 3y से 3y कैंसिल हो गए। यहाँ से आपका 2 से ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, ये कैंसिल हो गए। अब बचा क्या? 3y -2y प्लस का भी बचा बटे, और यहाँ से -2 प्लस का 3, 3 में से 2 गए तो 1 बचा। क्या मिला आपको? y। अब आपको यहाँ से y लास्ट में मिलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई लास्ट में भी यही तो चाहिए था कि हमने x की वैल्यू रखनी है और y हमें प्राप्त करना है सह प्रांत में। तो हमारे इससे कह सकते हैं, कहते हैं फलन की जो है अच्छादक है, फंक्शन अच्छादक है, ठीक है। तो लास्ट में हमारा एक ही भी हुआ और अच्छादक भी आया। तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में? अतः दिया हुआ फलन f एक ही
एकेकी तथा आच्छादक है, तथा आच्छादक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मान लीजिए कि f सच दैट R2R जो फंक्शन दे रखा है आपको वो रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है और fx इक्वल टू दे रखा है x⁴ द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर देना है हमें। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास कि f एकेकी आच्छादक है, f बहुएक आच्छादक है, f एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, f ना तो एकेकी और ना ही आच्छादक है। अब इन चारों में से कौन सा सही है ये तो हमें सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पता चलाते हैं कि कौन क्या चीज़ है। भाई बहुएक आच्छादक जब होगा जब आच्छादक तो होगा लेकिन बहुएक एक ही नहीं होगा। एक की आच्छादक जब होगा जब एक की और आच्छादक दोनों होंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों के बारे में तो समझते हैं। चलो भाई क्वेश्चन जो दे रखा है आपको वो रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखे फंक्शन। ठीक है, अब रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है तो आप इसे इमेज द्वारा देख लेते हैं। मैं इमेज द्वारा ऐसे बना के देखता हूँ कि रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है मुझे। यहाँ पे हम रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन ले लेते हैं f इसमें भी रियल नंबर आ जाएंगे। रियल नंबर आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी संख्याएं प्लस की माइनस की बटे की और रूट की सभी संख्याएं आती हैं। मैं लेकिन इसमें थोड़ी कम ही संख्या लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि कोई भी संख्या नहीं लेनी है, ऐसी आप यहाँ पे ले लेंगे। आपको जो फंक्शन दे रखा है आप उससे ही चेक करेंगे फंक्शन क्या दे रखा है। फंक्शन हमें f(x) = x⁴ दे रखा है। क्या दे रखा है? f(x) = x⁴। तो आप चेक करेंगे भाई f(x) = x⁴ में रख रखा है क्या एक ही है, क्या ये आच्छादक है। चेक करते हैं। सबसे पहले मैं एक के लिए बात करूँगा इसमें कि भाई एक कहती है कि जो भी आपके प्रांत में जितने भी अवयव दे रखे हैं सह प्रांत में सबकी अलग अलग इमेज मिलनी चाहिए आपको, हैं भिन्न भिन्न। तो आप चलो रख के देखते हैं कि जैसे मैंने अपना -3 रख के देखा f -3। तो जैसे ही मैंने -3 रखा तो -3 की पावर 4 3 3 9 9 27 27 81 81 मिलेगा मुझे प्लस का 81 मिल जाएगा भाई इसमें। लेकिन यदि अगर हम देखते हैं भाई कि अब मैं बात करता हूँ अगर -1 की, तो जैसे ही मैंने x की जगह -1 रखा तो -1 की पावर 4 क्या बनेगा, प्लस का 1 बनेगा। और फिर अगर मैं प्लस का 1 रखता हूँ, ठीक है, x की जगह प्लस का 1 रखता हूँ तो 1 की पावर 4 क्या बनेगा 1। अब यहाँ से हमें पता चल जाता है कि भैया ये एक ही नहीं है। एक ही कहाँ है, आपने जैसे ही -1 रखा तो -1 की पावर 4 1 मिला, 1 रखा तो 1 की पावर 4 फिर 1 मिला। इसका मतलब क्या है, -1 और 1 की जो दोनों की इमेज है वो एक पे मिल रही है, -1 की भी एक पे और +1 की भी एक पे। तो यहाँ से हमारा एक है कि नहीं होगा। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि फंक्शन एक है कि नहीं है। अब यहाँ से फंक्शन उतार लेते हैं कि f(x) = दे रखा है मुझे x⁴। इसमें जैसे ही मैं f(x) की जगह -1 रखता हूँ तो -1 की पावर 4 इट मीन्स प्लस का 1 मिलता है। और जब मैं प्लस का 1 रखता हूँ तो मुझे प्लस का 1 मिलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है क्योंकि प्रांत के दो अवयवों जैसे -1 और +1 का सह प्रांत के केवल एक ही अवयव एक पर प्रतिबिंब है।
ठीक है भाई। यहाँ से सिंपली आप कह सकते हैं कि जब -1 और +1 की दोनों की जैसी हमने फंक्शन में रखा तो इसकी जो प्रतिबिंब है वो केवल सहप्रांत में केवल एक ही अवयव पे आ रहा है, एक पर, तो ये भाई एक ही कहाँ हुआ, एक ही नहीं है। अगर मैं आच्छादक की बात करता हूँ कि क्या ये फंक्शन आच्छादक होगा, तो आप देख रहे हैं कि भाई आच्छादक के लिए तो फंक्शन जो दे रखा है f(x = x⁴), यहाँ पे आप देख रहे हैं f(x = इसमें रखेंगे और यहाँ पे सहप्रांत के सभी अवयवों पर अगर प्रतिबिंब मिलता है तो ये आच्छादक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलो रखते हैं। जैसे मैंने -3 रखा तो मैंने देखा प्लस का 81 आ रहा है, -2 रखूँगा तो प्लस का 16 मिलेगा, -1 रखूँगा तो प्लस का 1 मिल रहा है। यानी कि अगर आप माइनस की संख्याओं को रख रहे हैं इस फंक्शन में तो आपको सभी प्लस की संख्या मिल रही हैं। इसमें सभी प्लस की संख्याओं पे तो प्रतिबिंब मिल जाएगा, लेकिन बची क्या, माइनस की संख्याएं बची। तो जब माइनस की संख्याओं पर ही प्रतिबिंब नहीं है किसी अवयव का तो इस आच्छादक कहाँ है। आच्छादक कंडीशन कहती है कि सहप्रांत में सभी अवयवों पर आपकी इमेज होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो भाई जैसे हम इन सभी संख्याओं को रख रहे हैं तो इसमें प्लस की संख्या मिल रही हैं, तो माइनस की संख्याएं बची नहीं बची, तो इसलिए आच्छादक नहीं है। अब आच्छादक नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही लिख के दिखा देते हैं हम। तो आच्छादक के लिए करते हैं आगे हम। आच्छादक के लिए क्या करोगे कि हमने मान लिया कि पुनः माना पुनः, अब फंक्शन क्या दे रखा है आपको, माना को छोड़ दो, f(x) दे रखा है ना आपको x⁴। इसमें आप x = -3, -2, -1 और 1, 2 इस तरीके से रखोगे 0 रखने पर, ठीक है। तो जैसे ही आपने -3 रखा x की जगह तो आप क्या देखेंगे, -3 की पावर 4 क्या मिलेगा, 81 मिल रहा है। और जब आप -2 रखेंगे तो x की जगह तो -2 की पावर 4 कितनी होती है, 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 होती है, ठीक है। f(-1) रखते हैं तो -1 की पावर 4 1 होती है, 0 रखते हैं तो 0 की पावर 4 0 मिलेगी, और 1 रखता हूँ प्लस का तो 1 की पावर 4 1 मिल रहा है। इस तरीके से आप आगे रख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि माइनस की संख्याओं को रखने पर प्लस की संख्या मिल रही हैं, तो प्लस की संख्याओं पर तो प्रतिबिंब है, माइनस की संख्याओं पर नहीं है, तो भाई बच रही हैं। सहप्रांत में भाई क्या बचे, माइनस की संख्याएं बची जिन पे प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फंक्शन आच्छादक नहीं है, फंक्शन क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि वे आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि सहप्रांत में जितने भी अवयव हैं सभी ऋणात्मक संख्याओं, सभी कह सकते हैं भाई, ऋणात्मक संख्याओं पे तो प्रतिबिंब ही नहीं है, सभी ऋणात्मक संख्याओं पर प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है तो क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहा, अब आपको ऑप्शन नंबर डी सही रहा, क्योंकि डी कहता है कि f ना तो एक है कि और ना ही आच्छादक है, तो आपका डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का। f ना तो एक है कि है, ना तो एक है कि है, और ना आच्छादक है। ठीक है, अब हम आगे की ओर 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मान लीजिए कि f(x) = 3x द्वारा परिभाषित फलन f such that R2R है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें उत्तर देना है। नंबर ए f एक की आच्छादक है, नंबर बी f बहु एक आच्छादक है,
नंबर सी एफ एककी है परंतु अच्छादक नहीं है, और नंबर डी एफ ना तो एककी है और ना ही अच्छादक है। अब ये चीज़ पता लगाने के लिए भाई आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चंस। तो रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है आपको फंक्शन, तो पहले मैं इस द्वारा देख लेता हूँ। रियल नंबर टू रियल नंबर लेना है आपको। रियल नंबर में आपको पता है माइनस की प्लस की रूट में सभी संख्याएं आती हैं, -2 -1 0 1 2 इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक चलेंगी, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट प्लस के इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये प्लस का इनफाइनाइट। अब आपको फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 3x, एफ एक्स इक्वल 3x। अब इसमें रख कर चेक करना है कि क्या एककी अच्छादक है या नहीं है। एककी के लिए आपको क्या करना है कि इसमें से एलिमेंट रखेंगे और इस पर अलग अलग इमेजेस देखेंगे। तो आप देखो माइनस की 2 रखेंगे तो माइनस का 6 मिल रहा है, बिल्कुल मिल जाएगा। माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 3 मिल जाएगा भाई, और माइनस की संख्या रखेंगे तो माइनस का मिलते चले जाएगा सभी। 0 रखेंगे तो 0, 2 और 1 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा। 3 रखेंगे तो 9 मिल जाएगा। यानी कि इस फंक्शन में जितने भी अवयव मैं रख रहा हूँ वो सभी मुझे मिलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एककी होना चाहिए भाई मेरा। अब इसे दिखाना कैसे, तो आपको मान के चलना पड़ेगा भाई। मैंने मान लिया कि माना 2 एलिमेंट ले रहा हूँ x1 x2 जो कि रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, क्योंकि सेट भी मेरा रियल नंबर का ही है, ठीक है भाई। फंक्शन मैंने क्या लिया है, रियल नंबर से रियल नंबर लिए हैं। अब x1 x2 अगर रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू 3x दे रखा है, इनके एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स2 होना चाहिए। इसमें रखो तो एफ एक्स1 यानी कि 3x1 इक्वल एफ एक्स2, इसका मतलब 3x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 3x1 आएगा क्योंकि x1 रख रहा हूँ। तो x1 इक्वल टू x2 मिला, बिल्कुल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f एककी है, अतः f एककी है। अच्छादक के लिए यानी कि इनके सभी जितनी भी आपको सहप्रांत में अवयव दे रखे हैं उन पर सब पे आपको इमेज आनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि माइनस की रख रहे हैं तो माइनस की मिलती जा रही है, प्लस की रख रहे हैं तो प्लस की मिलती जा रही है, इसका मतलब अच्छादक भी है। अच्छादक है तो आप इसे कैसे दिखाएंगे, वही y दिखा दीजिए, y दर्शा दीजिए। तो अच्छादक के लिए हम पुनः कर लेते हैं कि पुनः कि जो फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू 3x, वो मैंने क्या मान लिया, एफ एक्स की जगह y रख लेता हूँ। तो y इक्वल 3x दे रखा है। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, इसे आप फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, फर्स्ट मान लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू फिर इसमें रखनी है फर्स्ट इक्वेशन में। तो x इक्वल क्या मिलेगा मुझे, 3 इसके नीचे आ जाएगा, y/3 मिला। अब इसे रख देंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट में रखने पर तो आप फर्स्ट में रखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स की जगह रखेंगे y/3 इक्वल 3 गुणा x की जगह क्या रखेंगे, y/3 रखेंगे। 3 से 3 खत्म, क्या मिला, y मिला। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर y मिल गया तो अच्छादक है, ठीक है। तो जो फंक्शन है वो अच्छादक भी है, अच्छादक है। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है कि इस तरीके से हमने 12वें क्वेश्चन कर लिया है। तो 12वें क्वेश्चन में आपके जो 3-4 ऑप्शन रखे हैं उनमें कौन सा सही है आप बताएंगे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि जो एककी और अच्छादक होता है तो इसे हम एककी अच्छादक कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। फंक्शन जो है वो एककी अच्छादक है, जो एककी भी है और अच्छादक भी है, उसे हम एककी अच्छादक कहते हैं। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। एक्सरसाइज के आपके 12वें क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।